नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज 2 रुपये बढ़ा दिए हैं। सुनने में बहुत कुछ कान में घंटियां नहीं बजाता कि अरे 2 रुपये तो बढ़े हैं, लेकिन ये 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं 3 महत्वपूर्ण बातें एस्टेब्लिश करूंगा कि किस तरीके से 2014 के बाद मोदी सरकार ने लगातार एक्साइज बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल जब कम पैसे में मिल रहा था, उसके बाद भी आम आदमी को वो बेनिफिट नहीं दिया। कैसे राज्य सरकारों को कमजोर किया है, आज इस पूरे वीडियो में हम इस बात को करेंगे। मगर शुरुआत करेंगे, ये समझना भी जरूरी है कि आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण होता कैसे है। भारत जैसे देश में जहां पर हमारी जरूरत का 90 से 95% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल बाहर से खरीदना पड़ता है, हमारे पास अपना नहीं है, बहुत कम है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें हैं, उसी पर हम कच्चा तेल खरीदते हैं। हम 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $65.41 प्रति बैरल थी। वहां बैरल में तेल मिलता है, एक बैरल में 159 लीटर्स तेल आता है। अगर इसको रुपये में कन्वर्ट करना हो तो हमें एक्सचेंज रेट का सहारा लेना पड़ेगा कि $1 में कितने रुपए आ रहे हैं। फिर 10 की बात कर लेते हैं, 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल को डॉलर की जो कीमत थी, $1 में 86.16 यानी 86.16 रुपीज था जो एक्सचेंज हमारा। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 65.41 को 86.16 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पैसा मिला ₹5635.73। यानी 159 लीटर तेल की जो कीमत आई वो 5635.73 आ गई। 1 लीटर की कीमत जानने के लिए हमें 159 से डिवाइड कर देना होगा। तो प्रति लीटर कच्चा तेल जो हमें मिला वो मिला 35 रुपीज 44 पैसे का, यानी 35 रुपये 44 पैसे का। अब ये तो कच्चा तेल हो गया। अब इसके ऊपर जुड़ता है आने जाने का भाड़ा, इंश्योरेंस का चार्ज, जो ट्रांसपोर्टेशन में लॉसेज हुए वो जोड़े जाते हैं, कस्टम ड्यूटी, ऑयल कंपनीज का मार्जिन, चूंकि ये कच्चा तेल है तो इसकी रिफाइनिंग भी की जाती है तो रिफाइनरी का चार्ज, ये सब लेके जो डीलर तक पहुंचने वाले तेल की कीमत होती है वो हो गई पेट्रोल की 55 रुपये 66 पैसे और डीजल की 56 रुपये 42 पैसे। अब इस पे जुड़ता है डीलर का मार्जिन, यानी जो बेचने वाले, तेल बेचने वाले हैं उनका मार्जिन। तो पेट्रोल पर ये मार्जिन है 3.77 यानी 3 रुपये 77 पैसा और डीजल पर है 2 रुपये 58 पैसा। इसको जोड़ लीजिएगा तो ये सब जोड़ के हो गई पेट्रोल की कीमत 59 रुपीज 43 पैसा और डीजल की हो गई 59 रुपीज। तो आपको लगेगा कि अरे साहब तेल तो बहुत सस्ता है, 59 रुपये में मिलना चाहिए और मिल रहा है 90 पार। अब शुरू होता है सरकार के टैक्स का खेल। आज की डेट में अभी जो 2 रुपया बढ़ा है मैं उसको शामिल नहीं करता। उसको छोड़कर पेट्रोल पर जो एक्साइज है वो है 19 रुपया 90 पैसा और डीजल पर जो एक्साइज है वो है 15 रुपया 80 पैसा। अब इसके ऊपर सरकारें वैट लगाती हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। वैसे तो आप सब लोगों को पता होगा, फिर भी मैं 1 मिनट रोक कर आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया, वो उस पर अभी भी पुराना टैक्स यानी वैट लगता है। तो अलग अलग सरकारें अलग अलग वैट लगाती हैं। हमने यहां पर उदाहरण के तौर पर दिल्ली का केस ले लिया है। दिल्ली में वैट लगता है पेट्रोल पर 15 रुपीज 39 पैसा और डीजल पर लगता है 12 रुपीज 82 पैसा। अब टैक्स आप जोड़ लीजिए तो टैक्स जोड़कर पेट्रोल की रिटेल कीमत हो गई 94 रुपया 72 पैसा और
डीजल की कीमत हो गई 87 रुपया 62 पैसा। यानी अगर टैक्स का पार्ट देखेंगे आप पेट्रोल पर तो वो है 35 रुपया 29 पैसा। अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो 60% टैक्स लिया जा रहा है 1 लीटर तेल पर, 60%। और अगर आप डीजल की बात करेंगे तो जो टैक्स का पार्ट है वो है 28 रुपया 62 पैसा, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग 50% के पास आता है। यानी 1 लीटर तेल जो हम आप इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल और डीजल, तो पेट्रोल पर सरकार हमसे हर लीटर पर 60% टैक्स ले रही है और डीजल पर 50% टैक्स ले रही है। यह है टैक्स का कंपोनेंट। फिर आप सवाल उठाएंगे कि साहब टैक्स ही तो है तो देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, टैक्स है, देना पड़ेगा, मगर लूट क्यों? टैक्स ही तो देना है, मगर सरकार लूट क्यों रही है? फिर आप सवाल उठाएंगे कि मैं ये इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। तो मैं अब यहां से इस बात को सिद्ध करूंगा कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। यूपीए 2 के शासनकाल में जो अंतिम 3 वर्ष थे, मैं उसका एग्जाम्पल लेता हूं। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड की कीमत थी वो मोटा मोटा $100 से ऊपर थी। यानी अगर आप देखेंगे तो 11-12 में जो एवरेज था साल का वो $111 प्रति बैरल था, जो 12-13 में था वो $107 प्रति बैरल था, और 13-14 में 105 के आसपास था। बीच में कुछ समय ऐसा भी था जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत $140 प्रति बैरल थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार पेट्रोल एक एवरेज 62-63 रुपये में हमको दे रही थी और 43-44 रुपये के आसपास डीजल मिल रहा था। आप सवाल उठा सकते हैं कि इतना सस्ता कैसे मिल रहा था जब इतनी ज़्यादा क्रूड की कीमतें थी। तो सवाल का जवाब यह है कि मनमोहन सरकार आपसे पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज बहुत कम चार्ज कर रही थी। पेट्रोल पर एक्साइज था मात्र $9.48 और डीजल पर था $3.56। इतना कम एक्साइज मनमोहन सरकार ले रही थी और तब आपको इतने महंगे क्रूड के बावजूद सस्ता तेल मिल रहा था। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई और शुरू हुआ लूट का खेल। लूट का खेल इसलिए कहता हूं क्योंकि 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमतें गिर रही थी। 15-16 में क्रूड की कीमतें एक एवरेज थी $46 प्रति बैरल, 16-17 में थी $47.56 प्रति बैरल, 17-18 में 56, मतलब मोटा मोटा क्रूड की कीमतें काफ़ी नीचे थी, 60-62 के आसपास चल रही थी। तेल की कीमतें कम नहीं हो रही थी। आप अगला सवाल फिर उठा सकते हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें आधे से भी कम हो गई थीं तो आम आदमी को फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो उसी रेट में मिल रहा था, या आप कह सकते हैं उससे ज़्यादा मिल रहा था। 65-67 रुपये के आसपास पेट्रोल और 70 रुपये के आसपास डीजल मिल रहा था। तो क्यों? ये सवाल उठा सकते हैं आप। इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने आम आदमी को फ़ायदा देने के बजाय सारा का सारा मुनाफा तेल का जो फ़ायदा मिल रहा था वो अपने पास रख लिया था। नवंबर 14 से जनवरी 2016 के बीच में 10 बार एक्साइज बढ़ाई गई, 10 बार। पेट्रोल पर 12 रुपया प्रति लीटर तक बढ़ाया गया और डीजल पर 13.77 प्रति लीटर तक एक्साइज बढ़ाया गया। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। 2020 में जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, लोग परेशान थे, तो मोदी सरकार आप पर डकैती डालने की सोच रही थी। अब मैंने एक शब्द और बढ़ा दिया, लूट से डकैती कर दिया है, क्योंकि वो दौर परेशानी का था। चूंकि सप्लाई घट गई थी तेल की, तो डिमांड सप्लाई का सारा खेल होता है, तो क्रूड की कीमतें बहुत नीचे चली गई थी, $45 प्रति बैरल के आसपास आ गई थी फिर। और
मोदी सरकार ने किया क्या कि मई 2020 तक 13 रुपये पेट्रोल पर और 16 रुपये डीजल पर एक साथ बढ़ा दिया, और मई 2020 की यह स्थिति थी कि हम प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज दे रहे थे 32.98% रुपये और डीजल पर एक्साइज दे रहे थे 31.83। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1 लीटर पर हम 32 रुपये एक्साइज दे रहे थे 1 लीटर पर। अगर आप मनमोहन सरकार से तुलना करेंगे प्रतिशत में, तो पेट्रोल पर मोटा मोटा 350% तक बढ़कर हम एक्साइज दे रहे थे और डीजल पर 900% बढ़ा हुआ एक्साइज हम दे रहे थे। यह डकैती चलती रही मई 2022 तक। मई 2022 में ये जो 13 रुपये और 16 रुपये बढ़ाया गया था, ये रेट वापस किए गए और वापस पेट्रोल पर 19 रुपये 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे लिया जाने लगा। लेकिन ये भी जो मनमोहन सरकार में लिया जा रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा था। अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे तो 19 रुपये 90 पैसे एक्साइज था, जो लगभग 200% ज़्यादा था, और डीजल पर 15 रुपये 80 पैसे जो एक्साइज लिया जा रहा था वो लगभग 450% ज़्यादा था। तो ये लूट किसको लूट रहे थे ये लोग? आम आदमी को ही तो, क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा सरकार का वो लगभग 300% तक बढ़ा। सवाल इस बात का है कि इतना तो किसी धंधे में भी लाभ नहीं होता जितना आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर एक्साइज लगा कर ले रहे थे। क्यों ले रहे थे आप? भाई आम आदमी को इतना परेशान क्यों किया जा रहा था? मसला सिर्फ ये नहीं था कि हम महंगा पेट्रोल और डीजल ले रहे थे, मसला इस बात का था कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डीजल पर टिका हुआ है, और जब डीजल महंगा होता है तो जो घर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से लेकर किराए से लेकर सब बढ़ जाता है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें घट रही थीं और यहां पर डीजल की कीमतें घटा दी गई होती तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को लाभ मिला होता, सामान सस्ते हुए होते, मगर वो लाभ आपको नहीं दिया गया। वो लूट, वो डकैती जारी रही, आम आदमी परेशान होता रहा। अब हम आते हैं अपने वीडियो के तीसरे हिस्से में। अब इतना ही नहीं था कि ये लूट सिर्फ आम आदमी की थी, राज्यों को भी धोखा दिया जा रहा था। भारत एक संघीय ढांचा वाला देश है, केंद्र और राज्य ये आपस में मिलकर भारत की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हमने हमेशा एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की कांग्रेस ने जहां पर केंद्र भी मजबूत रहे और राज्य भी मजबूत रहे। मोदी जी की सरकार आने के बाद लगातार इस बात के प्रयास किए गए कि कैसे राज्यों की शक्ति कमजोर होती जाए। कई तरीके आजमाए गए उसके। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया, गवर्नर्स को मुख्यमंत्रियों पर नियंत्रण करने का काम सौंपा गया, तमाम बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। खैर, हम लोग चूंकि यहां पर पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो वहीं पर बात करेंगे। 15वें वित्त आयोग ने कहा कि जितना एक्साइज कलेक्ट हो रहा है उसमें से 59% पैसा सेंटर रख लेगा और 41% स्टेट्स को चला जाएगा। मोदी सरकार ने इस पे भी खेल किया, क्योंकि इस एक्साइज ड्यूटी के 2 कंपोनेंट हैं। एक तो जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी है और दूसरा जो सरकार सेस और सरचार्ज लेती है, कभी एग्रीकल्चर के नाम पर, कभी आर्मी के नाम पर, जो सेस और सरचार्ज का पैसा लेती है। अब जो ये 15वां वित्त आयोग है, इसके जो नियम हैं ये टैक्स पर तो लागू होते हैं, सेस और सरचार्ज पे लागू नहीं होते। तो सरकार ने किया क्या कि धीरे धीरे टैक्स का पार्ट कम कर दिया और सेस और सरचार्ज का पार्ट बढ़ा दिया। मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक आपको चार्ट दिखा रहा हूं, उस चार्ट में समझने की कोशिश करिए कि सरकार ने खेल क्या किया। अप्रैल 2017 में
जो पेट्रोल पर सेस टैक्स था वो था 9 रुपये 48 पैसे, यानी 44% जो था वो टैक्स था, और 12 रुपये सेस और सरचार्ज था, यानी 56%। तो वो जो 44% था वो पेट्रोल का बट रहा था केंद्र और राज्यों के बीच में। फरवरी 21 आते आते सरकार ने जो टैक्स का पार्ट था वो कर दिया 4% और सेस और सरचार्ज का कर दिया 96%। यानी अब सिर्फ जितना कलेक्ट हो रहा था उसका 4% बटेगा केंद्र और राज्य के बीच में, और 96% नहीं बटेगा। डीजल की बात करिए, डीजल में अप्रैल 17 में 11 रुपये 33 पैसे, यानी लगभग 65% पैसा ऐसा था जो केंद्र और राज्य में बंटना था, और 35% ऐसा था जो नहीं बंटना था। फरवरी 21 आते आते केवल 6% पैसा ऐसा था जो बंटना था और 94% नहीं बंटना था। तो जैसा कि मैंने कहा कि लूट सिर्फ और सिर्फ आम लोगों की नहीं थी, धोखा राज्यों को भी दिया जा रहा था, उनके हक का पैसा भी मारा जा रहा था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में है कि मोदी सरकार ने ना सिर्फ आम जनता को धोखे में रखा बल्कि राज्यों को भी रखा, दोनों के हक का पैसा मारा। इसलिए क्योंकि इस देश के युवाओं को कब्र खोदने पर, दरगाहों पर भगवा फहराने पर, मस्जिदों के सामने डीजे लगाकर नाचने पर का काम सौंप दिया गया है। रोजगार, महंगाई, ये जो आम आदमी के मुद्दे हैं उससे उन्हें दूर किया जा रहा है। इस तरह की जो लूट है उधर दिमाग ना जाए, इसलिए उनके दिमाग में नफरत भरी जा रही है। एक बहुत बड़ा नफरत के कंटेनर जैसा इस देश को बना दिया गया है, जहां रोज कुछ बूंदें जहर की डाल दी जाती हैं और हम सर से लेकर पैर तक उसी नफरत में भर गए हैं और हमने सवाल उठाना बंद कर दिया है। इस तरह की लूट पर सवाल उठाना बंद कर दिया है। तो हमें सवाल पूछने चाहिए सरकार से। इस देश भारत को भारत बनाना चाहिए। ये सर्वधर्म समभाव वाला देश है। विकास के रास्ते पर हम बढ़ रहे थे, हमें फिर उधर ही चलना है और सवाल उठाने हैं। और मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये तिलकधारियां, ये दाढ़ियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। कबीले वालों की फिक्र करिए मेरे सरदार, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती। तो सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलेंगी, और ये तब संभव हो पाएगा जब हम और आप सरकार के हर गलत पर सवाल उठाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी अगला वीडियो आए तो आप तक सूचना चली जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।